नमस्ते, प्रणाम। दिनेश एडवोकेट आज के वीडियो के साथ। आज के वीडियो में 3 चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले जो प्रोहिबिशन यानी शराबबंदी का कानून है, जो बिहार में 2016 यानी साल 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया, उस पर बात करेंगे। वो कैसे चल रहा है, उसमें कहाँ क्या खामी है, कौन पैसा कमा रहा है, कौन पैसा गंवा रहा है, और कोर्ट का इस पे क्या रोल है इसके इन्फोर्समेंट में। और दूसरा कि बहुत से लोगों ने, शायद वो लॉ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ लोग एडवोकेट्स भी, कोर्ट में भी हमसे पूछा है और कुछ लोगों ने फ़ोन करके भी पूछा है कि पढ़ना क्या चाहिए। स्टूडेंट ऑफ लॉ है, जो प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ है, उसको पढ़ाई क्या करना चाहिए, किन किन राइटर्स को पढ़ना चाहिए, तो वो हम बताएंगे। और तीसरा, झारखंड वाले चीफ जस्टिस साहब के बारे में बात करेंगे, वो बताएंगे। और चौथा, थोड़ा सा ये बताएंगे कि उनके नक्शे कदम पर चलने वाले और भी जजेज हैं पटना में, जो कि उन्हीं की तरह का काम करे। तो सबसे पहले शराबबंदी वाले पे आते हैं। वो प्रोहिबिशन का जो कानून है, वो साल 2016 में बिहार में इंट्रोड्यूस किया गया। मुख्यमंत्री जी ने बहुत लाभ काब के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया कि ये एकदम से बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म का एक जरिया बनेगा। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, जैसे जो बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वहाँ पे लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। स्टडी किया जाता है कि अगर कोई लेजिस्लेशन यानी कोई कानून इंट्रोड्यूस किया गया, खासकर इस तरह का इतने बड़े लेवल पे, तो उसका इम्पैक्ट यानी उसका प्रभाव समाज में क्या हो रहा है। तो बिहार में लगता है ऐसा कुछ किया नहीं गया, सिर्फ एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया गया, एक तरह का वोट कैचिंग मीडियम बन गया, कुछ हो गया। और अब इससे हो क्या रहा है, आप दो चीज़ जो सबको दिख रहा है। पहली बात कि शराब फ्रीली अवेलेबल है इन एवरी नूक एंड क्रैनी ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। न इसमें शहर बचा है, न महानगर बचा है, न छोटा गांव बचा है, न छोटा टोला बचा है। हर जगह आपको आराम से उपलब्ध मिल रहा है। रेट ज़्यादा है, जितना पहले बिकता था उससे 3 गुना या 5 गुना आपको पे करना होगा, लेकिन मिल सब जगह रहा है। इसलिए शराबबंदी का अगर ऐसे देखें सोशल इम्पैक्ट, तो कुछ नहीं हुआ है। जिनको पीना था, जो पीते थे, वो अभी भी पी रहे हैं। जिनको पहले बेचना होता था, वो अब अंडरग्राउंड नेटवर्क के सहारे बेच भी रहे हैं। अब रह गई बात की, तो शराब का जो कानून शराबबंदी का बनाया गया, उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स गठित किया गया, एक्साइज में और पर्सनल को उसमें इंगेज कराया गया, या उनका एम्प्लॉयमेंट हुआ फ्रेश। तो आखिर उससे क्या हो रहा है, कोर्ट क्या कर रहा है। तो हम बेसिकली कोर्ट पे ही बात करना चाह रहे थे। कोर्ट में ये हो रहा है कि कोर्ट शराबबंदी के कानून को कोर्ट ने अपने कमाने का एक जरिया बना लिया है। कोर्ट, व्हेन आई से कोर्ट, आई मीन द कोर्ट स्टाफ, द जुडिशियल स्टाफ एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग लॉयर्स। चाहे वो स्पेशल जजेज हों एक्साइज कोर्ट के, चाहे वो वहाँ काम करने वाले, वहाँ एक्साइज के जो स्पेशलिस्ट लॉयर्स हों, स्पेशलिस्ट विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, और चाहे वो कोर्ट स्टाफ हों स्पेशल कोर्ट एक्साइज के। और वो चाहे नॉर्थ बिहार में हो, साउथ बिहार में हो, ईस्ट बिहार में हो, वेस्ट बिहार में हो, बक्सर में हो, चाहे किशनगंज में हो, चाहे वो चंपारण में हो, चाहे नवादा में हो। हर जगह ये चल रहा है कि कोर्ट से जाइए, पैसा दीजिए, आराम से बेल कराइए। तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी का इस तरफ ध्यान जाता है, या बाकी जो भी लोग ब्यूरोक्रेट्स उनको एडवाइस करते हैं, जो एक्साइज डिपार्टमेंट को चलाते हैं, उनका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता कि जो पैसा आज की डेट में जुडिशियल स्टाफ या कोर्ट स्टाफ पैसा लेके बेल दे रहा है, बेल देने का धंधा बना दिया है, वो क्यों नहीं वही थोड़ा सा कानून में परिवर्तन करके ऐसा कर दिया जाए कि फाइन को हेवी बना दिया जाए, इम्प्रिजनमेंट का जो ड्यूरेशन है उसको कम कर दिया जाए, और फाइन इतना हेवी इम्पोज किया जाए कि जो पैसा वो उसको दे रहा है उतना ही पैसा दे के आप उसको फाइन पर छोड़ दीजिए। जैसे आप ये नियम बना सकते हैं कि 100 लीटर तक का जो भी जिसके यहाँ से भी, या 200 लीटर तक का जहाँ भी रिकवरी होगा, वो हम उसको 50,000 के फाइन पे छोड़ेंगे। तो आपको बहुत पैसा रेवेन्यू आएगा, जो अदरवाइज आपको लॉस हो रहा है। नहीं तो जो इस तरह का चल रहा है मधुबनी वाले केस में, मतलब बहुत विचित्र है कि देखिए 28 जनवरी 2020 28 जनवरी 2020 को ये बेल इसी जज ने रिजेक्ट किया था। और ये फिर इस बीच में ये बताए थे पिछले वीडियो में कि ये इस बीच में ये हाई कोर्ट आता है आदमी, इसका 19 मार्च 2020 को हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो जाता है, विद द ऑब्जर्वेशन कि ये 6 महीने बाद आएगा, अगर वहाँ बेल नहीं मिल, अगर वहाँ ट्रायल नहीं कंक्लूड होता है। तो अब ये जो दूसरा ऑर्डर है 2/7 का, उसमें जज साहब क्या लिख रहे हैं, जबकि दोनों एक ही पेज पर है
जनवरी वाला ऑर्डर उसी पेज के फ्रंट पे हो गया, बैक पेज पे ये लिख रहे हैं कि नो अदर बेल पिटिशन हैज बीन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर आइदर बिफोर दिस लर्नेड कोर्ट और बिफोर एनी अदर हायर कोर्ट। ये उसी पे उसके पीछे वाले पन्ने को देख लेते तो उनको समझ में आना चाहिए था कि ये बेल पहले फाइल कर चुका है और रिजेक्ट हो चुका है। बट इन एनी केस ये धंधा बना हुआ है। एक्साइज कोर्ट जो है, एक्साइज का जो स्पेशल कोर्ट बिहार में बना हुआ है, बहुत से केसेज में लोग ये बता रहे हैं, जुडिशियल ऑफिसर जो अपना प्राइवेट कन्वर्सेशन करते हैं उसके माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन लीक होता है और वो वकीलों तक पहुंचता है, वकील कुछ भी गड़बड़ करते तो जजेस को पता चल जाता है, जज कुछ गड़बड़ करते तो वकीलों को पता चल जाता है। और समाज में आज के ज़माने में डिजिटल एज है, इसमें कोई भी आदमी कुछ गड़बड़ी करे, कोई भी वर्ग कुछ गड़बड़ी करे और किसी को पता नहीं चले, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा हो रहा है कि कुछ केसेज में लोग पैसा देके अपना पोस्टिंग एक्साइज कोर्ट में करवा रहे हैं। लाखों रुपया खर्चा करके घूस देके लोग एक्साइज कोर्ट में पोस्टिंग करा रहे हैं और वहाँ जम के कमाई कर रहे हैं। उसी का ये उदाहरण हमने मधुबनी से दिया था और भी जगह पे चल रहा है, ऐसा कहीं कोई बचा हुआ नहीं है। और बहुत मतलब करोड़ों का जो घूस में जो पैसा जा रहा है, अगर सरकार चाहे तो कानून में थोड़ा सा परिवर्तन करके फाइन को ज़्यादा बढ़ा के, जो इम्प्रिजनमेंट का पीरियड है उसको कम करके, फाइन को बढ़ा के और चाहे तो पैसा वसूल करके अपना रेवेन्यू सिचुएशन इम्प्रूव कर सकता है। अब दूसरा बात जो कई लड़कों ने पूछा था कि क्या पढ़ना चाहिए, तो हमारे हिसाब से हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ते हैं, बाकी तब पढ़ते हैं जब केस आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आप पढ़िएगा सबसे पहले एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डी.डी. बसु। दूसरे नंबर पे आप रखिएगा, इसको कम से कम 4 बार पढ़िए कवर टू कवर। दूसरे नंबर पर आप रखिएगा वी.एन. शुक्ला को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोफेसर एम.पी. सिंह का एडिटेड है, एडिटेड एंड रिवाइज बाय प्रोफेसर एम.पी. सिंह, उसको पढ़िए आप फिर 3 से 4 बार कवर टू कवर। फिर तीसरा हो गया शॉर्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डी.डी. बसु, ये 2 वॉल्यूम में है, इसको भी 3 से 4 बार पढ़िए। और लास्ट में पढ़िए एच.एम. सिरवाई का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, उसको भी 3 से 4 बार कवर टू कवर पढ़िए। और जब इतना पढ़ लीजिएगा तब फिर ये जो पीछे हमारे दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, इसको पढ़िए। और इसको पढ़ने के बाद आप इतने मजबूत हो जाइएगा कि कोई आपको हरका नहीं पाएगा। जब तक आप प्रोफेशन में आइएगा तब तक और भी अच्छा हो जाएगा कोर्ट में। हम लोगों को तो बहुत कुछ झेलना, गाली सुनना पड़ा है। अब कैमरा लग रहा है तो कोई जज उतना उस तरह से बुरी तरह से मिसबिहेव नहीं करेगा वकीलों के साथ कैमरा लगने के बाद, जैसे आज से 5 साल 10 साल या 2 साल पहले करता था। ये दूसरा बात हो गया। तीसरा बात जो डॉक्टर जस्टिस रवि रंजन के बारे में हमने बताया था, उनका 2 कारनामा। पहला ये कि जुडिशियल टाइम का जो वेस्टेज, उन्होंने केस में जजमेंट रिजर्व किया, 3 महीने सुनवाई किया और वो बिना जजमेंट डिलीवर किए हुए चले गए। अब उसकी फिर से हियरिंग होगी, अब रूपम पाठक को फिर से खर्च करना पड़ेगा, फिर से वकील इंगेज कराना पड़ेगा, कोर्ट का भी टाइम बर्बाद गया। तो हमको कई वकीलों ने फ़ोन करके भी, कोर्ट में भी आज गए थे तो लोग मिले, बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा उनका रिकॉर्ड ही था। अभी मतलब 50 केस का हमारे पास अभी आया कि 50 केस ऐसा है जिसमें उन्होंने ऐसे ही जजमेंट रिजर्व किया, वो बिना डिलीवर किए हुए चले गए। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। अब आप ऊपर भगवान की तरफ या अल्लाह की तरफ, जिसमें आपका भरोसा, उसकी तरफ देख के दुआ मांगिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को चलाएंगे अगर ये इस तरह का जज सुप्रीम कोर्ट जाता है तो। अब इनका एक कारनामा था, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि ये इनका पटना में 4 कट्ठा में बड़ा सा मकान है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल और बहुत बढ़िया। और ये नहीं कि वो आज का बना हुआ है, वो 25-30 साल पुराना मकान है। उस मकान के रहते हुए भी इनको सरकारी बंगला खाली करने में लगा था 6 महीना, वो भी मेरे जैसा आदमी पीछे पड़ गया तब। लेकिन ये भी एक बात है, हमको कई वकीलों ने बताया जो इनके प्रशंसक और समर्थक हैं, डॉक्टर कम जस्टिस रवि रंजन के, और अन्य वकीलों ने भी, कि ये एक बीमारी है बिहार जुडिशरी में। पटना हाई कोर्ट के लगभग सारे जज जो पिछले 1.5 साल में रिटायर हुए हैं, लगभग सब, हमको तो मतलब देख के ये हो गया कि जो लोग यहाँ पे प्रवचन देते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सिखाते थे, वो सब, उन लोगों ने भी बंगला अपना खाली नहीं किया है। वो वहाँ के वहाँ जमे हुए हैं जहाँ पहले वो थे रिटायरमेंट के पहले, यानी जब वो न्यायमूर्ति थे तब उसी बंगले में रहते थे। आज रिटायर हो गए, कोई 1 साल हो गया, किसी का 8 महीना, किसी का 9 महीना, वो ऐसे ही जमे हुए हैं। भगवान उनको रवि रंजन जैसा सामर्थ्य दे कि इसी तरह वो जमे रहें। बिहार जुडिशरी का भगवान ही मालिक है।